हेलो 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 हेलो। क्लियर। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और हिंदी साहित्य की बच्चे आज चौथी क्लास है। बड़ा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ रहे हैं। उम्मीद करूंगा अभी तक की सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स होंगी। और सभी चीज़ों का जैसा कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप अगली क्लास में तब आएंगे जब आप पिछली क्लास पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सब लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आकाश कुमार, अक्षय, संजना शुक्ला, इसको बड़ा करो थोड़ा कमेंट सेक्शन को। ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ भैया। लेट भाई पैनल की वजह से हो रहे हैं आज। वो मैंने बोला ना स्टूडियो शिफ्ट हुआ था, तो शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा आज कनेक्शन में, और जो बिजली का कनेक्शन होता है वो एमसीबी मतलब वोल्टेज डाउन होते ड्रॉप हो रही है, तो उसकी वजह से आज थोड़ा ये आप लोगों को दिक्कत हो रही है। कल से सब कुछ परफेक्ट होगा सुबह से। लव यू विजय कुमार मेरे भाई, अमित, रोहित कुमार, सौरभ कुमार। ठीक है भाई, शुरू करते हैं चौथी क्लास को। बहुत थोड़ा सा आज इसमें भी पढ़ेंगे। तो बच्चे, बात आती है हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य को लिखना किस प्रकार शुरू किया गया। ये काम सबसे पहले नोट करेंगे। सबसे पहले, सबसे पहला प्रयास, सबसे पहले हिंदी साहित्य, सबसे पहले हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य गारसा दा तासी, ये लेखक का नाम है, व्यक्ति का नाम है। सबसे पहले हिंदी साहित्य गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया, द्वारा लिखा गया। कभी भी कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने प्रयास किया, गारसा दा तासी ने। और गारसा दा तासी कौन है? ये फ्रांस के निवासी थे, इसलिए इनको बोलते हैं फ्रेंच विद्वान। ये कौन थे? एक फ्रेंच विद्वान थे। फ्रेंच, ये एक फ्रेंच विद्वान थे। और इनकी जो बुक है, जो इनकी पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का नाम है इस्तवार, इस्तवार दे ला, इस्तवार दे ला लिटरेत्यूर। क्या बोलोगे? इस्तवार दे ला लिटरेत्यूर एंदुई। समझना नाम को, ये बड़ा अच्छा नाम है। एंदुई ए एंदुस्तानी। समझो कौन सी बुक लिखी गई इनके द्वारा? इस्तवार दे ला लिटरेत्यूर एंड द हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब देखना कैसे बना है ये सब। इस्तवार का मतलब होता है हिस्टर, फ्रेंच भाषा में। हिस्टर मतलब हिस्ट्री, किसकी? लिटरेचर, लिटरेचर। लिटरेचर बोलते हैं दोस्त अंग्रेजी में साहित्य को, लिटरेचर। एंदुई मतलब होता है फ्रेंच में, हिंदी को बोलते हैं। और हिंदुस्तानी किसको बोलेंगे? ये तो हिंदुस्तानी तो आप समझ सकते हैं, हिंदुस्तानी। समझो दोस्त। तो किसकी हिस्ट्री लिखी इन्होंने? हिंदी लिटरेचर की। हिंदी लिटरेचर बोले तो हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य भी कौन से देश का? हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य। हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। एक बार आंखें बंद करें और बोले इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंड द हिंदुस्तानी। ये पुस्तक किसकी है? ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोलोगे? सबसे पहला हिंदी साहित्य गारसदा तासी के द्वारा लिखा गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लिखना, इस पुस्तक के 3 भाग प्रकाशित हुए। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग हैं? मतलब यही पुस्तक 3 भागों में किस किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1839, 1847 और 1871। इस पुस्तक के 3 भाग 1839, 1847 और 1871 में
प्रकाशित हुए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंदुई हिंदुस्तानी का पहला भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1839 में हुआ। ठीक है, याद रखो। इस पुस्तक में इस पुस्तक में कुल 738, कितने? 738, 738 कवियों का जिक्र किया गया। कितने कवि का? 738 कवियों का जिक्र हुआ। कितने कवियों का जिक्र हुआ दोस्त? 738 कवियों का। किस पुस्तक में? आप लोग नाम बोल सकते हैं आसानी से। इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदई हिंदुस्तानी। 738 कवि में बच्चे बात आती है कौन कौन सी भाषा के कवि थे? उर्दू के थे, और आपका कवि थे कौन से? हिंदी के। लेकिन हिंदी के कवि बहुत कम थे, और जिनकी संख्या थी आपकी 72 कवि। 72 कवि 738 में से किसके थे? हिंदी के। बाकी बाकी आप कर सकते हैं 738 माइनस 72, कितना आया बराबर में? बोलो जरा, कितने कवि हो जाएंगे? घटाना कर सकते हो? नहीं, इतने कवि थे आपके उर्दू के। ठीक है भैया जी, आज तो एचडी में दिख रहे हो। नया स्टूडियो है ना, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया है, ऐसी एचडी में दिखे करेंगे वो। ठीक है भाई। तो पूछा जाता है कि गारसद तासी ने कितने कवियों का जिक्र किया था? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात अब सुनने जाओ। इस पुस्तक में कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया। वर्ण क्रम समझते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसको बोलोगे? अल्फा बैटिकल ऑर्डर में रखा गया। अल्फाबेटिकल से क्या मतलब है? मान के चलो कोई कवि अरुण नाम का है और एक है आपका वरुण नाम का। तो वर्ण क्रम में आप सभी जानते ए पहले आएगा, शब्दकोश हिंदी का आप पढ़ चुके हैं। वह बाद में आएगा। जैसे कै के बाद में ख आएगा, तो किसी का नाम खड़ेश है मान लो, और किसी का नाम कालू है, तो कवि कालू कहाँ आए? पहले स्थान पर आए। जैसे मैं कह सकता हूं जय और मैं में कौन पहले आएगा? जय। तो जयशंकर प्रसाद पहले आए और मुंशी प्रेमचंद बाद में आए। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? तो वर्ण क्रम में पहली बार किसने रखा? ये भी गारसदा तासी ने ही रखा। कोई दिक्कत है भाई? दूसरे कवि की बात करते हैं। और एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन था, उसने बोला सर जी आपने किसी किसी टॉपिक में यूपीएसआई से भी ज़्यादा लिखवाया है। तो मेरे दोस्त, जब परीक्षा का पैटर्न पुराना हो जाता है, आने वाले टाइम में परीक्षा हमेशा एडवांस होती है। आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो मैं जानता हूँ क्या आपको उसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसमें से चीज़ें कम भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं उसमें से चीज़ें आपकी ऐड भी करवाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब बात आती है, ऐसा ही एक प्रयास किया गया, दूसरे फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर, ये नाम आप लिख सकते हैं। बोलो एक बार इस नाम को, क्या नाम है? इस्तवार इस्तवार द ला लिटरेच्यूर, ये जो पुस्तक है आपकी का हिंदी अनुवाद, भाई ये तो फ्रेंच में थी ना, का हिंदी अनुवाद 1952 में हुआ। 1952 में क्या बोल सकते हैं? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नाम से हुआ। कोई दिक्कत? तो ये फ्रेंच में थी, इसको भाषा आयोग द्वारा किस में बदलवाया गया? हिंदी में इसका अनुवाद कराया गया।
ठीक है। अब बात आती है, वो तो फ्रेंच में लिखा गया, अब आता है हिंदी भाषा में लिखा लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है? वो है आपका भाषा काव्य संग्रह। किसने लिखा है? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखोगे? पहला ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। एक बच्चा कह रहा जी लिख दो नाम, ऊपर लिखवाया नहीं बच्चे। इस्तवार दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। लेखक कौन है इसके? महेश दत्त शुक्ल। लेखक कौन है? महेश दत्त शुक्ल। समझो बच्चे, मैंने आप तो अब तक क्या पढ़ाया? मैंने बोला जो हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा हुई, सबसे पहले एक फ्रेंच विद्वान हुए गारसा द तासी। उन्होंने लिखा एंदुई, क्या लिखा? इस्तवार द लिटरेचर एंदई हिंदुस्तानी। भारतीय जो हिंदी साहित्य है उसका इतिहास उन्होंने लिखा। 738 कवियों का जिक्र किया, 738, जिसमें से 72 हिंदी के और बाकी सारे उर्दू के थे। 3 भाग आए, 1839, 1847 और 1871 में। ठीक है। भाषा आयोग द्वारा 1952 में इसका अनुवाद करा लिया गया, और अनुवाद कराया गया किस नाम से? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नाम से। फिर बात आती है हिंदी भाषा में, क्योंकि वो तो फ्रेंच में लिखा गया था और कन्वर्ट किया गया। बात आ गई अब कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह। और भाषा काव्य संग्रह को किसने लिखवाया? भाषा काव्य संग्रह को लिखवाया था दोस्त किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल ने। महेश दत्त शुक्ल ने लिखवाया। ठीक है, दिखा देंगे, नया स्टूडियो दिखा देंगे, पहले ये पढ़ो आप, इसके बाद दिखा देंगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है? इसके बाद मैं लाइव आ जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, तब दिखा दूंगा, है ना? पहले इस पर ध्यान लगा के पढ़ो। क्या बोलोगे? कोई दिक्कत भी? नेक्स्ट आगे आएंगे। अगली बात पर हम लोग चलते हैं। ये कुछ भी नहीं है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चे, जो आप लिख रहे हैं ना इसकी प्रेस, ये है, कुछ भी जरूरत नहीं है। लिखो, ये तो पहला ग्रंथ हो गया हिंदी भाषा में। दूसरा ग्रंथ लिखो, हिंदी भाषा में दूसरा ग्रंथ कौन सा आया? दूसरा ग्रंथ आया शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। और इसको किसने लिखा था? इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, अपने ही नाम पे लिखा है, शिव सिंह, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, लिखेंगे। एक और फ्रेंच विद्वान, एक और फ्रेंच विद्वान नाम है जॉर्ज ग्रियसन। एक और फ्रेंच विद्वान, क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियसन। जॉर्ज ग्रियसन ने भी बुक लिखी। ग्रियसन ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न, दोबारा से नाम लिखना ध्यान से, क्या लिखेंगे? द मॉडर्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर बोलते हैं बच्चे बोली को, देसी बोली को। वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान। क्या बोलेंगे? ऑफ हिंदुस्तान लिखा। क्या नाम है इनकी पुस्तक का?
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये दो सबसे बड़े नाम हैं हिंदी साहित्य में पुस्तकों के, एक तो इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, और एक क्या बोलोगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बोलो भाई। आगे बढ़े हैं, बस छोटी सी चीज हमने पढ़ी है। दूसरा ग्रंथ हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा माना गया है? पहला ग्रंथ कौन सा माना गया है हिंदी भाषा में? भाषा काव्य संग्रह। किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल ने। दूसरा किसको माना गया है? शिव सिंह सरोज को। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। एक और फ्रेंच विद्वान हुए जॉर्ज ग्रियसन, इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। किस नाम से लिखा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। एक बच्चा कह रहा है बड़ा लिखो। बड़ा लिखने की जरूरत है भाई क्या? बड़ा लिख देंगे, चलो थोड़ा सा इसको बड़ा लिखने की जरूरत है भाई। ठीक है भाई, इसमें एक बात याद रख लेना, इस पुस्तक में 952 कवियों का जिक्र हुआ। 952 कवियों का जिक्र हुआ। पहले कितना बताया दोस्त? कुल कितना बताया था मैंने आपको? बिगर देखे बताना है आंसर सब लोगों को। बहुत बढ़िया, बोलेंगे इस पुस्तक में पहले मैंने बताया, पहले कितना? 738 कवियों का जिक्र हुआ, जिसमें 72 आपके कैसे थे? हिंदी के थे, और बाकी सारे कैसे थे? बाकी सारे थे उर्दू के। ठीक है, और इन्होंने कितने कवियों को बताया? 952 कवियों के बारे में बताया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत भाई? चलो, अब बात आती है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े निबंधकार और लेखक रहे हैं भारतीय साहित्य के, ने 3 ग्रंथ लिखे। ये बच्चे हम पढ़ रहे हैं इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन से बड़े ग्रंथ है? तो अब तक मैंने आपको 4 पुस्तकें बताई हैं, चारों के नाम भूलने नहीं है। पहली कौन सी बताई मैंने आपको? इस्तवार दलल त्रित्यूर एंड द हिंदुस्तानी। किसकी पुस्तक है? गारसा दत्तासी की। एक नाम ये। दूसरी पुस्तक मैंने आपको बताई है बच्चे, कौन सी? भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल की। तीसरी पुस्तक मैंने बताई है आपको शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की। और चौथी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसकी पुस्तक है? ये जॉर्ज ग्रियसन की पुस्तक है। 4 पुस्तकें कभी नहीं भूलनी है। ठीक है, हमारा काम, मुख्य टारगेट है हमारा 4 पुस्तकें याद करने का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे, ये तीनों याद करने हैं। नंबर 1, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत पूछा जाता है बच्चे, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? दूसरा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। और तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये किसकी रचना है? तो क्या बोलना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतने भयानक नाम, ये इतने कॉमन हो जाते हैं जब आप इनको 1-2 बार पढ़ लेते हैं। भयानक नाम बस 2 ही हैं, सबसे बड़े नाम है। इस्तवार दे का पूरा नाम लिख दो, भैया जी पुलकित नागर गुजर कह रहे हैं। मेरे दोस्त ऊपर ही लिखा हुआ है, कितनी बार बोलूं है? इस्तवार देला लिटरेच्यूर एंड द हिंदुस्तानी, जो ऊपर लिखा है ना आपने पूरा नाम, वही पूरा नाम दोबारा लिखना है। अब भी मत लिखो, डेड डैश कर दो। ठीक है, चलो, मारे जाओगे ऐसे बार बार लिखोगे इतने बड़े नाम। बस आपको गारसा दत्तासी याद करना है। ठीक है, चलो आगे आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अब करेंगे हम लोग बात सारी की सारी कि काल विभाजन किस तरह से इन्होंने किया है। काल विभाजन को किस तरह से किया गया?
हाँ, रचनाएं बच्चे आगे पढ़ेंगे हम सभी की। अभी इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इतिहास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बोलो भी, एक बार आंखें बंद करें सभी लोग, और जितना अभी तक पढ़ा है उसको बोलो। 7 रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, बोलेंगे भी कौन कौन सी, फिर से रिपीट करता हूँ। इस्तवार देला लिटरेत्यूर एंदे हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। तीसरी रचना मैंने आपको बताई है शिव सिंह सरोज, लेखक कौन है, शिव सिंह सेंगर। चौथी रचना मैंने आपको बताई है जॉर्ज ग्रियर्सन की, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। पांचवी मैंने बताई हजारी प्रसाद द्विवेदी की दोस्त क्या, हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में क्या बताई मैंने आपको, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यही सामने लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? अब आते हैं हम आगे सिद्ध साहित्य की तरफ। काल विभाजन दोस्त हम बाद में पढ़ेंगे, कल की क्लास में बताऊंगा मैं आपको काल विभाजन। नोट लिखो सिद्ध साहित्य, यहां से भी हमको काफी जानकारी मिलती है। क्या क्वेश्चन बनता है सिद्ध साहित्य से, और सिद्ध साहित्य का मतलब क्या है? जो बौद्ध मुनि थे, बौद्ध कवि थे, जिन्होंने बौद्धों के बारे में लिखा, और जब बौद्ध धर्म अपने जोरों शोरों पर था तब जो कवियों ने लिखा, उसी को बौद्ध साहित्य कहा गया, और उसी को बोला हमने सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य की बात आती है तो कुल 84 सिद्ध कवि हुए। कितने कवि हुए दोस्त? कुल 84 सिद्ध कवि हुए। कितने हुए हैं? 84। यही लिखना, इन्हीं 84 सिद्धि कवियों में नाम आता है सरहपा। सरहपा को हिंदी साहित्य में सरहपा को हिंदी साहित्य में हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। किसको माना गया है दोस्त? आपका बोलोगे सरहपा को माना गया है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि सिद्ध जो थे, सिद्ध, और सिद्धों की एक खास बात है कि अपने नाम के बाद में क्या लगाते थे, सारे के सारे पा, सबर पा, डोम्बी पा, लुई पा, तो सारे के सारे पा थे, डिम्बी पा, डोम्बी पा, गिती पा, सारे अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, सिद्ध के, सिद्ध। और कभी पूछे सिद्ध का संबंध किससे था, ये था दोस्त बौद्धों से। सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, लेकिन लिखा कहाँ गया? हिंदी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। लिखना, सरहपा की रचना, सरहपा की रचना, कौन सी रचना है इनकी? बहुत पूछी जाती है, एक तो आपकी दोहा कोश और एक गीति नाम। सरहपा की रचनाएं कौन सी हैं? दोहा कोश, तो पूछेगा आपसे दोहा कोश रचना किसकी है? दोहा कोश गीति भी बोलते हैं, और एक दोहा कोश नाम आता है, क्या बोलोगे? दोहा कोश नाम किसकी रचनाएं हैं? क्या बोलोगे? सरहपा की रचनाएं हैं। और सरहपा का ही नाम क्यों लिख रहे हैं हमारे? तो आप लोगों को इतनी बात याद रखनी है कि 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध कवि कौन से हैं? वो है सरहपा। लिखो, सरहपा के अन्य नाम, सरहपा के अन्य नाम सरोज वज्र और सरहपाद। क्या बोलोगे? सरोज वज्र। एक बच्चा कह रहा है कि क्लास में लाइट ज़्यादा आ रही है। अगर लाइट ज़्यादा आ रही है तो दोस्त किनको करवा लेंगे, ठीक है। तो सेटिंग है लाइट की, तो अपने हाथ में हो जाएगी, डोंट वरी। आप लोगों को दिखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है? दिखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है? बोलो दोस्त। नहीं, सैड सैड नजर नहीं आ रहा हूँ। सैड सैड क्यों नजर आऊंगा? लग रहा होगा आपको ऐसे। हो जाता है ऐसा, सुबह से खड़े खड़े शाम तक पढ़ाते पढ़ाते। सुबह की एनर्जी दूसरी होती है, शाम को एनर्जी दूसरी हो जाती है।
ऐसे नहीं, तुम नहीं हो जाते होगे पढ़ते पढ़ते, सुबह कैसे आते होगे नहा धो के फ्रेश एकदम, और शाम तक कैसे हो जाते होगे? तो वो तो हो जाता है, उसकी वजह से लगता है वो, टायरनेस बोलते हैं ना, थकान, उसकी वजह से। बाकी सैड वैड कुछ नहीं। क्या बोलोगे? सिद्ध साहित्य में क्या बोला मैंने? सरहपा सबसे पहले हैं, हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। रचना कौन सी? दोहा कोस गीति। अन्य नाम सरोज वज्र और सरहपाद। कैसे पूछेगा? हिंदी या सिद्ध साहित्य में सरोज वज्र के नाम से किसको जाना जाता है? सरहपाद को जाना जाता है। किसको? या बोलो सरहपा को जाना जाता है। ठीक है, यहां लिखो अन्य सिद्ध कवि कौन कौन से हैं आपके? अन्य सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? अन्य सिद्ध कवि हैं लुई पा, पा लगाते थे, जैसे यूपीएसआई में इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है जागी पा। ठीक है, चंपक पा था एक, चंपक पा। तो यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है जो सिद्ध कवि थे वो अपने नाम के बाद में क्या लगाते थे? तो प्रत्यय नहीं है ये कोई, बस ये ऐसे सोच लो कि वो अपने नाम के आगे पा लगाते थे। क्या लगाते थे? अपने नाम के आगे पा लगाते थे। सर जी बैठे बैठे थक जाते हैं। भैया कवि किसको कहते हैं? ये भी सही प्रश्न है। कवि बोलते हैं दोस्त जो कविता की रचना करता है, पद्य की रचना करता है। पद्य की रचना एक लय में, गद्य में क्या होता है? गद्य में लय नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बोलो भाई, कोई दिक्कत? चलो हाँ 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 हाँ, अभी देखना एक बार, अभी ठीक है क्या, या ब्लैक ही ठीक था? नहीं भाई ये ठीक नहीं है, वही ठीक है इससे तो नहीं। हम्म, 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 ये ठीक है, ये ठीक है भाई दोस्त, ये ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सर जी पा क्यों लगाते थे? क्योंकि भैया जब इनके गुरुजी पहले सरहपा हुए तो सब सरहपा के ही तो शिष्य हुए, तो सबने क्या बोला? पा। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग थे नाथ, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बाबा गोरखनाथ मत्येंद्र जो आपके मत्स्येंद्र नाथ थे, तो उन्होंने नाथ लगाया नाथ साहित्य में, अपने नाम के आगे वो पहले हुए जिन्होंने नाथ लगाया। तो उनके बाद में सब उनके जो फॉलोवर थे उन्होंने नाथ लगाया। ठीक है, चलो। लड़ते रहो बेटा तुम, मैं बोर्ड का कलर नहीं बदलूंगा, मैंने तो ऐसी मस्ती के लिए बदल दिया। आगे आ जाओ, लिखो भाई। बोर्ड के कलर पे ज्यादा फोकस मत करो, अक्षरों पे ध्यान रखो। तुम लोग बोर्ड पे ध्यान दे ही क्यों रहे हो? ठीक है, अब बात आती है कि जो ये सिद्ध कवि हुए, पहले सिद्ध कवि हुए कौन से? ठीक है, आगे मतलब इस तरफ नाम के आगे, पीछे नहीं, आगे। क्या बोलेंगे नेक्स्ट? अब अगर मैं बात करता हूं कि ये जो सरोज वज्र है, अरे ब्लैक पे ब्लैक थोड़ी दिखेगा, चलो। सरहा पा के शिष्य कौन हुए? अब देखो ये पा कैसे शुरू हुआ। सरहपा के शिष्य हुए सबरपा। तो इन्होंने बोला गुरुजी का नाम है, गुरुजी का नाम है, तो इन्होंने भी पा लिखा सबरपा, सरहपा के शिष्य। और सबरपा की रचना भी है चर्यापद। रचना क्या है? चर्यापद। फॉलोवर जो होते हैं ना दोस्त, जो मानते हैं तो वो हर बात को फॉलो करते हैं। और सबरपा के भी शिष्य हुए लुईपा। अगर कोई आपसे पूछे ना, पहले तो सरहपा है नो डाउट, पहले कवि भी माने गए, लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि सिद्धों में सबसे प्रचलित कौन हुए, तो याद रख लेना लुईपा। क्या बोलेंगे? सबसे प्रचलित। कहते हैं जब शिष्य बहुत अच्छा पढ़ता है ना, बहुत अच्छा ज्ञान इकट्ठा करता है शिष्य, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता गुरु गुड़ और चेला चीनी। समझ रहे हो? गुरु गुड़ और चेला चीनी, इसका मतलब है शिष्य ने इतनी मेहनत कर ली कि वो गुरु से भी आगे निकल जाए। समझ रहे हो?
चलो भाई, ऐसा होता नहीं है, कोई कोई बच्चा प्यार करता है ऐसा लिख देता, नवीन सर की बहन, नवीन सर की गुड़िया, नवीन सर का लड्डू। तो ये क्या है? तो इन्होंने नाम का नाम उठा लिया, इन्होंने कोई टैग नहीं उठाया, इन्होंने पूरा नाम उठा लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खुशबाहू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया आप। चलो आगे आएंगे। आगे बात आती है कि ये जो सिद्ध साहित्य है, इस साहित्य के बाद में बात करते हैं, तो फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लिखेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य, रासो साहित्य में क्या था बच्चे? बड़ी रचनाएं की गई, राजाओं से संबंधित रचनाएं थी, राजाओं से संबंधित रचनाएं की गई, मतलब जो राजा थे, उनके सेनापति थे, उनके बारे में बताया गया। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, ध्यान से देखना, रासो साहित्य हिंदी के वीर गाथा काल के अंतर्गत आता है। वीर गाथा, अभी आप सोचेंगे कि वीर गाथा काल क्या है, मैंने बोला मैं कल आपको काल विभाजन बताऊंगा। काल विभाजन में हम पढ़ेंगे कि वीर गाथा से मतलब जहां राजाओं के किस्से ज्यादा लिखे गए कवियों द्वारा, वीर गाथा काल में रखा गया है। अब इसमें बात आती है कौन कौन से हैं रासो, जो रासो आएंगी हमारी, रासो के लेखक, आपको सिर्फ इतना याद करना है, ना इनकी शैली से आपको कोई लेना देना, ठीक है। अब बात है कि ये जो नाम है रासो और इनके लेखक, तो कभी कोई आपसे पूछे ये रासो नाम किसने दिया, ठीक है, तो लिख लेना रासो नाम शुक्ल, और शुक्ल का मतलब है रामचंद्र शुक्ल। रासो नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया, ठीक है। और सबसे पुरानी रचनाएं मानी गई है। सबसे पुरानी रचनाओं का मतलब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ कौन कराते थे? राजा कराते थे। तो राजसूय नाम से नाम पड़ा है क्या आपका? रासो, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक भी कहा है। लेकिन आप सबको उससे कोई लेना देना नहीं है। यूपी कांस्टेबल वाले छात्रों, आपको रचनाएं पता होनी चाहिए, पुरस्कार किस रचना को मिला है ये आपको पता होना चाहिए, किसके द्वारा लिखित है ये, इस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो रासो की बात आती है दोस्त, रासो में सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा कुछ रासो, उसके लेखक आप बताएंगे जिसको पता होगा। वैसे मैं ज़्यादातर रासो आपको 9 बजे वाले सुबह के प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। और दोस्त मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि अब वो समय आ चुका है कि आप अपनी हिंदी के लिए किस पर डिपेंड हो जाएं, सुबह 9 बजे वाले प्रैक्टिस सेट पर। फिर आता है आपका परमाल रासो, परमाल रासो, बुद्धि रासो, क्या बोलोगे? फिर आएगा आपका बुद्धि रासो, राम रासो, राम रासो। इन सब के लेखक बताने हैं हमको, बोलेंगे? एक बच्चा कह रहा जी पुष्पा भी तो अपने नाम के आगे पा लगाता है, पुष्पा भी इनका ही शिष्य है क्या? ये भी ठीक है। चलो भाई, तो खुमाण रासो की बात आती है दोस्त। खुमाण रासो के लेखक कौन है? दलपति विजय हैं, दलपति विजय। बीसल देव रासो की बात आती है तो आपकी रचना किसने की है? नरपति नाले ने, नरपति नाले ने की है। परमाल रासो की बात आती है तो रचनाकार कौन है दोस्त? जगनिक है, जगनिक। ये राजाओं के काल की रचनाएं हैं। बुद्धि रासो की बात आती है दोस्त, ये जलहण है, जलहण अभी बताऊंगा जलहण कौन है। ये कौन थे? चंद्रबरदाई के पुत्र हैं। राम रासो की बात आती है तो समय सुंदर नाम लेना है। क्या? समय सुंदर, समय सुंदर, ठीक है। बोलो एक बार, खुमाण रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? आपके नरपति नाहल है। परमाल रासो के दोस्त जगनिक हैं। बुद्धि रासो जलहण,
राम रासो आपके समय सुंदर हो गए, कोई दिक्कत? और कौन कौन से रासो साहित्य प्रमुख है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हमीर रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, रणमल छंद, रणमल छंद, रणमल छंद। सर जी हिंदी साहित्य से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? अच्छा, हिंदी साहित्य तो दोस्त आपके, मैं अगर आइडिया बताऊं आपको, आपके एग्जाम में 4 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम 4, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो बच्चा हिंदी साहित्य नहीं पढ़ता है, 8 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर, और 20 नंबर उसको मेरिट में कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी। बहुत सारा बच्चा सोचता है नहीं आएगा हिंदी साहित्य, छोड़ दो, क्या पढ़ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्त, हिंदी साहित्य पहली बात तो कोई व्याकरण नहीं है कि इसमें कोई नियम लगे। इसका एक ही तरीका होगा, आप इसको पढ़ते रहें। जब आप पढ़ते रहोगे ना, 1-2 बार पढ़ोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपकी उंगलियों पे सब कुछ होगा, उंगलियों पे सब कुछ होगा। इसका यही तरीका है। क्या बोलोगे? पृथ्वीराज रासो। तो इनके लेखक पूछें, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने। क्या बोलोगे? चंद्र बरदाई ने लिखी, ठीक है भैया। पृथ्वीराज रासो। हमीर रासो की बात आती है कि हमीर रासो को किसने लिखा? सारंगधर ने लिखा है। किसने लिखा? सारंगधर ने लिखा। विजयपाल रासो की बात आती है, नलह सिंह भाट ने लिखा। नलह सिंह भाट की रचना है। रणमल छंद की बात आती है, श्रीधर की रचना है। किसकी? श्रीधर की। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैंने इतिहास में भी बताया था आपको कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया। चंद्र बरदाई तो साथ चले गए पृथ्वीराज रासो, जब पृथ्वीराज को लेके गए बंदी बना के, ठीक है। कौन बंदी बना के लेके गया? मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज तो चले गए, मित्र थे किसके? पृथ्वीराज के मित्र थे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई पीछे पीछे चले गए पृथ्वीराज के। तो याद रख लेना, चंद्र बरदाई को पूरा इनके पुत्र जलहण ने किया। इनके पुत्र जलहण ने किया। और आपसे कोई पूछे ना कि ये सारा का सारा सरासो साहित्य कौन से रस में लिखा गया, तो वीर रस में। मैंने बताया ना, राजाओं की बात थी, और राजाओं की बात थी तो इसमें प्रेम का भी वर्णन कहीं ना कहीं हुआ होगा। प्रेम का वर्णन हुआ तो इसको इसी वजह से बोला गया कि सारे रासो साहित्य में किसका? वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। लिखो, ये रस वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। रासो साहित्य कौन से रस का लिखा गया है, कौन से रस का प्रयोग हुआ है? रासो साहित्य में लिखना वीर जमा श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने परमाल रासो बताया आपको, परमाल रासो मैंने बताया आपको किसने लिखी है? जगनिक ने। तो आपको याद हो इतिहास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, चंदेल शासक मैंने बताए थे परमणि देव, और परमणि देव के 2 सेनापति थे आल्हा और उदल। तो आल्हा और उदल की कहानी किसमें लिखी गई है? वो परमाल रासो में है। इसीलिए परमाल रासो को हम लोग आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं, आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। आल्हा खंड के नाम से किस रचना को जाना जाता है? बोलो। परमाल रासो को जाना जाता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत भाई किसी को? ठीक है, चलो इसी में बात आती है भाई हमारी फिर आगे। हम पूछते हैं, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में? हिंदी के पहले महाकवि कौन हैं? हिंदी के पहले महाकवि किनको माना गया है, जिन्होंने इतना बड़ा वर्णन किया और बहुत सारे लोगों ने बोला अप्रमाणिक है,
पृथ्वीराज रासो की सच्चाई पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे कि कहा गया पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। बहुत सारे इसमें लिखा गया कि जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी एक बार तो हारा और एक बार मोहम्मद गोरी ने हरा दिया, तो दो युद्ध हुए 1191 1192 तराइन के। लेकिन इसमें कितनी बार बताया गया? 17 बार, कि 17 बार हराया गया मोहम्मद गोरी को। तो बहुत सारे इतिहासकार इसको प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। तो हिंदी के पहले महाकवि किनको माना गया है? चंद्र बरदाई को माना गया है। क्या बोलोगे? चंद्र बरदाई को माना गया है। अब जब पहले महाकवि ये हैं तो इनकी रचना कौन सी मानी जाएगी फिर? चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है। लिखना, हिंदी का पहला महाकाव्य किसको कहा गया है? हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य, तो क्या बोलोगे? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त? अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि पृथ्वीराज रासो में ही जिक्र है, पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड है लिखना, इसी के एक खंड का नाम क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कैमास वध का संबंध किस किस ग्रंथ से है? कैमास, इसी के खंड का नाम कयामास, कयामास वध है। लिख लेना बच्चे, एक खंड का नाम कयामास वध है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हमने पढ़ी हैं। आप लोग एक बार पढ़ना बैठ के, कितनी रचनाएं हमने लिखी हैं, मुश्किल से 20 रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, आज टेक्निकल एरर की वजह से आप लोगों की क्लास लेट हो पाई शुरू, कल इसको करेक्ट 7 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, और इस वीक में हमको ये ख़त्म करना है, मतलब सैटरडे तक हमको ये फाइनल करना है और आसानी से हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करूँगा आप लोग पढ़ते रहेंगे। और हिंदी साहित्य में बच्चे मन लगाना मतलब रचना याद करनी ही करनी है, चाहे आप 4 बार में करो, 6 बार में करो, जिसकी मेमोरी अच्छी हो से 1 बार में याद हो जाएगी। जो क्लास में ध्यान लगा रहा होगा उसको क्लास में ध्यान होगा। मैं कह रहा हूं जो कमजोर है वो याद करो, ये बच्चा छोड़नी नहीं है आपको। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर लें एक बार 1 मिनट में। तो पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पहले महाकवि बोले तो चंद्र बरदाई जिन्होंने लिखा। रणमल छंद किसने लिखा? श्रीधर ने। विजयपाल रासो को नलह सिंह भट्ट ने। हम्मीर रासो को सारंगधर ने लिखा आपका। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने। राम रासो समय सुंदर ने। हाथ रख के याद करना एक बार। बुद्धि रासो जलहन की। परमाल रासो जगनी की। बीसल देव रासो नरपति नाहले की रचना है। परमाल रासो को ही हम आलखंड बोलते हैं। खुमाण रासो किसकी रचना है भाई? दलपति विजय की रचना है दोस्त। ठीक है, चलो भाई, इसी को किसके अंदर रखा गया हमने? रासो साहित्य को वीरगाथा काल में, क्योंकि राजाओं की कहानियां हैं। ये नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रासक किसने कहा? रासक कहा था इनको किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध साहित्य में मैंने बताया दोस्त आपको 84 सिद्धों के नाम है और बौद्धों से संबंध रखते हैं। पहले थे सरहपा जिनकी रचना है दोहा गीतिकोश आपकी। दोहा कोश गीति बोलते हैं, दोहा कोश नाम बोलते हैं। दोहा कोश नाम से ही रचनाएं लिखी हैं मैक्सिमम इन्होंने। इन्हीं के शिष्य कौन थे? सबरपा जिन्होंने आपका चरिया गीति पद लिखा। उन्हीं के शिष्य थे लुईपा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और पा नाम का प्रयोग ये करते थे अपने नाम के साथ में। ठीक है, ये देखो यहाँ। तो जो सरहपा है उनको क्या माना गया? हिंदी साहित्य के पहले कवि माना गया। अन्य नाम क्या है इनके? सरोज वज्र और सरहपाद हैं। ठीक है मित्र, कोई दिक्कत? बहुत थोड़ी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 ग्रंथ बताए मैंने आपको। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है भैया, और 2 रचनाएं तो बच्चे ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। 2 क्या 3-4 रचनाएं थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपका। किसने लिखा? फ्रेंच विद्वान गारसा तासी ने लिखा। किसको लिखा? अपनी कॉपी में देखो। इस्तवार देला लिटरेच्यूर एंड द हिंदुस्तानी को 738 कवियों का जिक्र किया। 72 आपके कहाँ के थे? हिंदी के, बाकी सब उर्दू के थे। विशेष बात है कि पहली बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, वर्णक्रम को ध्यान में रखा गया। ठीक है, इसी का हिंदी अनुवाद भाषा आयोग द्वारा किया गया।
बाद में कहते हैं कि हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया, तो वो महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा लिखा गया भाषा काव्य संग्रह। दूसरा शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। एक और फ्रेंच विद्वान इनके बाद में आए, क्या नाम था उनका? उनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। और अब देखो नेट, जेआरएफ, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, अगर शुरुआती दौर के क्वेश्चन इस स्लाइड से ना बन रहे हो, एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो क्या यूपी कांस्टेबल का नहीं बनेगा? कॉमन सी बात है। आप लोगों ने बड़ी परीक्षा की बात पढ़ ली है, कॉमन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पढ़ते रहेंगे दोस्त बहुत अच्छे से, है ना, और आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 4 क्लास हुई है, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा है दोस्त, चारों आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। और मैं अगर बोलूँ चारों क्लासेस में आपने कितना काम कर लिया है, आप 40% काम कर चुके हो। 40% काम रहेगा हमारा पुरस्कारों को याद करने का, और बीच में बड़े लेखकों की रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की मुश्किल से हमको, बच्चे मैं आपको बताऊं तो मुश्किल से 50 लेखक याद करने हैं। कोई दुनिया भर के लेखक हमको नहीं पढ़ने, 50 लेखक और उनकी रचनाएं याद करनी है। सब कुछ फिल्टर करके पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन फिर मैसेज दे रहा हूं, पुरस्कार जिन रचनाओं को मिले हैं उनके लेखक आपको पता होने चाहिए। आप रोज समय दो कि भाई मैं रोज याद करूंगा पुरस्कारों को, डेली। अभी से करते रहो, मेरे कराने से पहले करते रहो, कराने के बाद करते रहना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आते हैं इंस्टाग्राम पे लाइव 2 मिनट बाद, ठीक है।